अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 आ चुकी है, आखिर किसके साथ पॉलिटिक्स खेला गया, तो किसे निकाला गया, तो किसे अंदर लाया गया, कौन विकेट कीपर, तो कौन बैट्समैन, कौन ऑलराउंडर, कौन स्पिनर, कौन फास्टर, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। हाल फिलहाल अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो भारत अभी वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मुकाबले खेला और फिर उसके बाद 19 तारीख से भारत को ओडीआई के मुकाबले खेलने हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले में क्या प्लेइंग 11 रह सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ना पता हो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होने वाला तो आप जान जाइए। देखिए 3 मुकाबले होंगे और ये 3 के 3 मुकाबले आपके ओडीआई के फॉर्म में होंगे। कब कहाँ कैसे होंगे, तो पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम होगा 19 अक्टूबर को, फिर उसके बाद एडिलेड स्टेडियम यानी कि वही ओवल वाली स्टेडियम होगा 23 अक्टूबर को, फिर 25 अक्टूबर को सिडनी के अंदर SCG स्टेडियम के अंदर होगा। तो ये 3 मुकाबले हैं। अब इन्हीं 3 मुकाबले के प्लेइंग 11 के बारे में हम डिस्कस करने वाले, खासकर ये पहला मुकाबला। लेकिन हाँ, ये जब 3 मुकाबले बीतेंगे तो उसके बाद भारत T20 के मुकाबले खेलेगा। हम आपको बता देते हैं कि ये कैनबेरा के अंदर खेलेगा पहला मुकाबला T20 का 29 अक्टूबर को, फिर 31 अक्टूबर को MCG वही मेलबर्न के अंदर खेलेगा, फिर तीसरा T20 का मुकाबला ये खेलेगा आपका होबार्ट के अंदर 2 नवंबर को तीसरा T20, चौथा T20 6 नवंबर को होगा गोल्ड कास्ट के अंदर और 5वां T20 8 नवंबर को होगा गाबा के अंदर वही ब्रिस्बेन के अंदर। तो टोटल ये 5 T20 के मुकाबले हैं, 3 ओडीआई के मुकाबले हैं और ये 5 T20 3 ओडीआई के मुकाबले इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारे के सारे खेले जाएंगे। अब भाई साहब T20 के अलग प्लेयर होंगे, ओडीआई का अलग प्लेयर होंगे, लेकिन ओडीआई का पहला जो ओडीआई मुकाबला होने वाला उसका क्या प्लेइंग 11 हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और किसको क्यों लिया गया तो किसे क्यों नहीं लिया गया उसके बारे में जानेंगे। तो भाई साहब पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके और रोहित शर्मा आ जाते हैं। अब रोहित शर्मा यार, जिस बंदे को कैप्टनसी से हटा दिया गया वो खेलेंगे, लेकिन कैप्टनसी से अब हट चुके हैं। अगर परफॉर्मेंस खराब हुई तुरंत टीम इंडिया से भी हटेंगे, क्योंकि यार जैसे लग रहा है कि हाथ गोड़ धोकर सब लोग रोहित शर्मा विराट कोहली के ही पीछे पड़ गए हैं, कैसे भी करके इनको हटाओ। लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे कि आप हटा भी सकते हो हमें। फिर उसके बाद आपके कप्तान साहब आएंगे शुभमन गिल, ठीक है, ओडीआई के कप्तान बन चुके हैं, टेस्ट के कप्तान हैं और T20 के उप कप्तान हैं। फिर विराट कोहली साहब आएंगे, किंग कोहली तीसरे नंबर पर, और उसके बाद श्रेयस अय्यर सरपंच साहब को। तो ये 4 में देखने कुछ मिला क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला कप्तान ही बदल दिया जा चुका है, फिर उसके बाद उप कप्तान भी बदल दिए जा चुके हैं, श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बना दिया गया है। तो कप्तान शुभमन गिल, उप कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को देखो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर टीम इंडिया में मौका मिला था, फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ उसमें मौका नहीं मिला, फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट का मुकाबला हुआ उसमें मौका नहीं मिला, एशिया कप पूरा बीत चुका उसमें मौका नहीं मिला, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के अंदर मौका नहीं मिला, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर को मौका मिल रहा है और डायरेक्ट उप कप्तान यानी कि वॉइस कैप्टन भी बना उठे हैं। तो इन दोनों से सारी पदवी छीनकर इधर शिफ्ट कर दी जा चुकी है। तो ये 4 खिलाड़ी हो गए जो आपके पक्का रहेंगे। हाँ, फिर अगर बात करें तो कि अक्षय पटेल, KL राहुल साहब रहेंगे। अक्षय पटेल की बात करें तो एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे और स्पिन बॉलर की तरह काम करेंगे, स्पिनर बॉलर की तरह। वनडे के अंदर इनका अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर विराट कोहली के साथ यही टिके थे, फिर उसके बाद और T20 वर्ल्ड कप के भी अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे KL राहुल एज अ विकेट कीपर के तौर पर आपको यहाँ पर काम करते दिखाई देंगे और बैट्समैन के भी तौर पर काम करते हुए दिखाई देंगे। यार KL राहुल भी 30 साल के ऊपर हो चुके हैं, 2-4 साल से ज़्यादा इनका भी करियर अब नहीं बाकी है। फिर उसके बाद अगर देखने की कोशिश करोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी जो कि एज अ ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे। अगर फील्डिंग देखोगे तो भाई साहब की लाजवाब है। अब बैटिंग बॉलिंग के अंदर देखना होगा कि क्या कमाल कर पाते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 7 नंबर तक आपकी फुल फॉर्म की बैटिंग है और ऑलराउंडर के तौर पर भी काम करेंगे कुछ, और बॉलिंग भी यहाँ तक 2 लोग बॉलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप यादव एज अ स्पिनर बॉलर, प्योर स्पिनर बॉलर के तौर पर काम करेंगे। हर्षित राणा को लिया जा सकता है, हाँ, इनका भी कन्फर्म नहीं है कि लिया जाएगा कि नहीं। अभी इनमें डाउट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि इनको लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो कुछ मुकाबले पहले इनको एशिया कप के अंदर मौका मिला था। 4 ओवर के अंदर 50-50 रन कौन ठुकवाता है भाई साहब, हर ओवर के अंदर 10 रन से ज़्यादा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया जाएगा तो भाई साहब वो धो धाक बराबर कर देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि किसे मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी तो हर्षित राणा का ही नाम सामने आ रहा है।
फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज रहेंगे और अर्शदीप सिंह को भी लाया जा सकता है। अब यहाँ हर्षित राणा की जगह या तो प्रसिद्ध कृष्णा भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप सोचोगे यार जसप्रीत बुमराह कहाँ है? तो देखो भाई साहब, ये जो 3 ओडीआई के मुकाबले होंगे ना, ये 3 के तीनों ओडीआई के मुकाबले जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया सोच रही है कि T20 के मुकाबले ज़्यादा खिलाया जाए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इसी 2026 के शुरुआत में ही आएगा, फरवरी मार्च में। इस वजह से जसप्रीत बुमराह को अगर ओडीआई टेस्ट ज़्यादा खिलवाओगे तो इससे उन्हीं को नुकसान होगा, क्योंकि उनकी इंजरी उभार कर देती है, जिसकी वजह से उनको T20 के मुकाबले टीम इंडिया ज़्यादा खिलाने का सोच रही है, ताकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा कर पाएँ। और इधर हर्षित राणा को इधर मौका दिया जा रहा है, और अर्शदीप सिंह भी रहेंगे, अच्छे खासे T20 के प्लेयर है भाई साहब। केवल 65-68 मुकाबले के अंदर बंदे ने 100 विकेट झटक लिए। और मोहम्मद सिराज का तो आप जानते ही हो, ये दोनों के दोनों ओडीआई के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज तो भाई साहब अभी टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर चल रहे हैं 2025 के अंदर। अर्शदीप सिंह T20 के अंदर नंबर 1 बॉलर चल रहे हैं, लेकिन हाँ, ओडीआई के अंदर भी अच्छी खासी बॉलिंग ये कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो भारतीय टीम की यहाँ से बॉलिंग चालू हो जाती है, और मतलब बॉलिंग तो ये दोनों भी कर लेते हैं, लेकिन अब वो सब प्योर बॉलर हैं। तो 7 नंबर तक बैटिंग है, 7 के बाद बॉलर्स आ जाते हैं। मतलब अगर 7 विकेट गिरे तो उसके बाद हाथ धो बैठेंगे हम लोग। बाकी आपको क्या लगता है कि इस प्लेइंग 11 के साथ क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने टिक पाएगी कि नहीं? भाई साहब देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया इधर 2-3 विकेट गिरा देती है तब टीम इंडिया नहीं संभाल पाएगी। ये आप जान जाइए, बहुत कड़वी बात है। लेकिन आप अगर सोच रहे हो KL राहुल भाई शतक भी मार देगा ना, अगर शुरुआत में अगर ऑस्ट्रेलिया कैसे भी करके विकेट गिरा लेगी, तो इधर उतनी अच्छी खासी बैटिंग है नहीं। शुरुआत में बैटिंग है, शुरुआत के विकेट गिरे तो वैसे भी उधर के लोग प्रेशर में आ जाते हैं। तो इस वजह से प्लेइंग 11 ठीक है, लेकिन यार जैसे एशिया कप के अंदर प्लेइंग 11 थी, 8-8 नंबर तक बैटिंग चल रही थी, उसी के साथ साथ उसी बॉलर भी थे और प्योर बॉलर भी थे। मतलब कोई 8 विकेट तक भारत का कभी कोई गिरा ही नहीं पाया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये प्लेइंग 11 में हल्का सा डाउट हो रहा है। आपको क्या डाउट हो रहा है बताइएगा जरूर, कि किसकी कमी इसमें खल रही है, बताइएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।